के उसमें देखी 20-25 बरस में उत्तर प्रदेश में। ये समस्या है। पुलिस वहां, मुझसे अभी हमारे आईपीएस अधिकारी मित्र, उन्होंने मुझसे कहा, रविदास जी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस सपा की है, एक सपा की पुलिस, एक बसपा की पुलिस और बाकी सब प्रताड़ित पुलिस। बहुत अच्छी बात है। आईपीएस अधिकारी है, आप क्या नौकरी कर रहे हैं अभी? वो बहुत अहम बात है। नाम नहीं लूंगा, नहीं तो दंडित हो जाएंगे बेचारे। ये स्थिति हो गई। प्रतिबद्ध पुलिस नहीं ठीक है। पुलिस सिर्फ कानून के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए, और कानून के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होगी तो कोई डीजीपी हो और कोई सिपाही हो, बीट कांस्टेबल हो, टॉप टू बॉटम सिस्टम रन नहीं करेगा। इसलिए भगवान के लिए, 23 करोड़ की आवाम के लिए, हुकूमत चलाने के लिए 100 तरीके हैं, 100 क्षेत्र हैं। पुलिस को छोड़ दीजिए, उसको एक ही मैंडेट दीजिए पॉलिटिकल लीडरशिप से कि केवल न्याय करिए, कानून व्यवस्था बनाइए, और जो लोग कानून को तोड़ते हैं उनकी जगह मंच पर नहीं जेल में होनी चाहिए। जी, रविदास मल्होत्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे लखनऊ स्टूडियो आने के लिए। प्रकाश सिंह साहब, हम आभारी हैं आपके कि आपने बिजी शेड्यूल से आपने कुछ वक्त दिया, हमारे नोएडा स्टूडियो आए। हम उम्मीद करेंगे और गुजारिश करेंगे कि अलग अलग मुद्दों पर ऐसी बेबाक, अहम, महत्वपूर्ण राय दर्शकों के साथ, हमारे 18 करोड़ दर्शकों के साथ बांटने के लिए आप हमारे स्टूडियोज लगातार आते रहेंगे। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण समस्याओं की बात होगी। तुरंत लौट के आते हैं। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। रात के छोर तक नाचेंगे भोर तक। दैनिक जागरण प्रस्तुत करता है डांडिया, एक संपूर्ण पारिवारिक महोत्सव। दिनांक 27 एवं 28 अक्टूबर शाम 7 बजे, रेड 3 कानपुर। इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है समाचार तक, खबर वही जो हमने कही। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां गठन के महज 12 वर्षों में ही अलग अलग घोटालों की जांच के लिए ढेरों जांच आयोग बनाए गए। सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए लुटाए गए। कुछ आयोगों की रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा। बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस शासनकाल के घोटालों की जांच कराती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी शासनकाल के घोटालों की जांच होती है। फिर सरकारें अदल बदल जाती हैं, बदल जाते हैं आयोगों के और उनके अध्यक्ष भी। सिर्फ हासिल हर बार होता है सन्नाटा। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं दिल्ली स्टूडियोज में। प्रकाश पंत साहब हमारे साथ देहरादून से जुड़ेंगे। आप पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं। हीरा सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी पूर्व मंत्री हैं, आप भी कांग्रेसी खेमे के जो बड़े नेताओं में की सूची है उसमें से एक आपका नाम शुमार होता है। आप दोनों लोगों से एक करके इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और अमिताभ जी तो हमारे साथ हैं ही। जी हाँ, तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक के बाद एक जांच आयोग बनाए, अलग अलग मुद्दों पर बनाए। लेकिन उन आयोगों का जो हासिल है, जो नतीजा निकला, जो आउटकम आया, वो सिर्फ और सिर्फ
बिग जीरो, सिफर आया। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। उत्तराखंड को बने महज 12 साल ही हुए। इस दरमियान आई बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने जमकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। यही वजह है कि आए दिन नए नए घोटाले सामने आते गए। मसलन 2002 से 2007 तक सूबे में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान तमाम घोटाले हुए। इसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीसी खंडूड़ी साहब ने उनकी जांच के लिए NN वर्मा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद ये जिम्मा पूर्व जस्टिस SN श्रीवास्तव को सौंपा गया, जिन्होंने 2 महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब जस्टिस BS कांडपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। कांडपाल साहब ने 17 मामलों की जांच करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिन्हें सरकार ने विजिलेंस को सौंप दिया। उसके बाद बाकी मामलों की जांच का जिम्मा फिर से SN श्रीवास्तव को सौंपा गया। विडंबना ये है कि 5 सालों के कांग्रेस शासनकाल के घोटाले की जांच के लिए 6 बार अध्यक्षों को बदला गया, लेकिन किसके गले में फंदा पड़ा ये आज तक साफ नहीं हो पाया। फिर 2012 में कांग्रेस की सरकार आई तो मामले ठंडे बस्ते में चले गए। फिर शुरू हुआ बीजेपी शासनकाल में हुए घोटालों की जांच का सिलसिला जारी है, लेकिन रिजल्ट सिफर। ये बस एक उदाहरण है फैशन के तौर पर धड़ल्ले से बनाए गए उन जांच आयोगों का, जिनका मतलब समझने के लिए भी जांच आयोग बनाना पड़ेगा। सवाल ये है कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर जिन आयोगों को बनाया जाता है उनका कोई मतलब भी तो निकलना चाहिए। अगर शौकिया ही ऐसे आयोगों का गठन करना है तो इसके लिए जनता की कमाई की ऐसी तैसी क्यों? सवाल मौजूद है, लेकिन जवाब कोई नहीं। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी, तो ये सवाल बहुत मौजूद है, सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार ऐसे जांच आयोगों का गठन क्यों किया जाए जो राजनीतिक रस्साकशी के इस खेल में जनता के पैसों की बर्बादी करें। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। जब चुनाव में जाती हैं पार्टियां तो सत्ता में जो पार्टी होती है उसके खिलाफ ढेरों आरोप लगते हैं और ढेरों आरोपों की जांच तत्काल कुर्सी पर बैठते ही पहली सुबह करा देंगे और सबको कटघरे में पहुंचा देंगे। इस तरह के ताल ठोकू बयानों के बीच चुनाव गुजरता है। हाँ। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश या देश का कोई हिस्सा हो, उत्तर प्रदेश में जब ये चुनाव हो रहा था तो बसपा के घोटालों पर ही सारा फोकस केंद्रित रहा, बसपा के तथाकथित घोटालों पर। 7 महीने तो हो गए, अभी कोई निर्णायक जांच मायावती के उस भ्रष्टाचार की जिसके आरोप लगाकर सत्ता में आए थे लोग, वैसा कोई निर्णायक जांच तो दिखी नहीं। वैसे ही स्थिति उत्तराखंड में रही। होता क्या है कि एक बार सत्ता मिल जाती है तो एक जो बड़ी संकट की बात है जिसके उदाहरण देश भर में यत्र तत्र सर्वत्र है, हालांकि स्क्रीन पर कोई नहीं मानता है उसको, लेकिन हम समझते हैं बहुत अच्छे से और हम समझते हैं उनकी मजबूरी भी कि वो क्यों नहीं मानेंगे। प्रकाश सिंह बादल अमरिंदर सिंह के को जेल नहीं भेजते, अमरिंदर सिंह शासन करते हैं तो बड़े बादल साहब को नहीं भेजते, ठीक है ना। शरद पवार शिवसेना प्रमुख को जेल नहीं भेजते और शिवसेना की और भाजपा की सरकार आती है तो पवार और अजीत पवार जेल नहीं जाते, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगते। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी सरकार में आते हैं तो मायावती को भ्रष्टाचार के चलते जेल नहीं होती और मायावती जी सरकार में रहती हैं तो मुलायम सिंह जी के परिवार के किसी व्यक्ति पर शिकंजा नहीं कसता। ये जो एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी जो प्राप्त है ना, जैसे राजनयिकों को कुछ विशेष कवच प्राप्त होता है ना, वैसे ही हमारी राजनीतिक बिरादरी ने आपस में एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग कर ली। आप मजे की बात देखिए, कांग्रेस ने के सबसे बड़े नेता राहुल जी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि भाई हाथी पैसा खाता है, और उससे पहले जो सरकार थी वो गुंडों की और लुटेरों की सरकार थी। वो दोनों पार्टियां केंद्र में उनके साथ है ना,
ये जो एक रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। इस रिश्ते की परिभाषा क्या दे, इसको नाम क्या दे, शब्दकोश में चले जाइए, कोई इसका नामकरण नहीं मिल हो पा रहा। लेकिन ये रिश्ता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। और इसीलिए आप देखिए, इतना छोटा सा सूबा, छोटा सा मामला, उसके बाद भी 12 वर्ष में कितने आयोग बन गए, कांडपाल आयोग, श्रीवास्तव आयोग, भाटी आयोग, नाना प्रकार के कौतुक करने वाले आयोग, आर.ए. शर्मा, जस्टिस ए.एन. वर्मा, एस.एन. श्रीवास्तव, कितने लोग अध्यक्ष रह लिए, कांडपाल साहब रह लिए, अब भाटी साहब है। लेकिन अभी तक कहीं कोई ऐसी निर्णायक रिपोर्ट नहीं आई। तो इसलिए मैं मानता हूं कि कम से कम बराए मेहरबानी, जब करना कुछ नहीं हो तो चुनाव के में आरोप लगा लिया, उसके बाद आरोपों तक ही सीमित रखिए। फिर ये जांच का आवरण क्यों? जी, हमारे साथ पूर्व सॉलिसिटर जनरल श्री अमरेंद्र शरण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमरेंद्र शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। भाई साहब, मुझे एक चीज बताइए, अलग अलग राजनेता जब जब सत्ता में अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब दूसरे दलों के लोगों के ऊपर अलग अलग आरोपों के चलते या राजनीतिक डंडीबाजी करने के चलते अलग अलग आयोगों का गठन हो जाता है। लेकिन उन आयोगों की जो परिणति है, जो उन आयोगों की गति दशा है, वो तो केवल सरकारी बन के रह जाती है। क्या ऐसे में जो आयोग बनते हैं, इनकी साख पर सवाल उठते हैं और जनता के पैसे फालतू जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आयोग की अनुशंसा को पालन नहीं करना है, हाँ, तो आयोग को बैठाना ही नहीं चाहिए। हाँ। एक पुराने जमाने में कहावत थी कि अगर कुछ नहीं करना है किसी विषय पे तो एक सेमिनार बना दो। उसी तरह अगर आपको किसी विषय पे कोई एक्शन नहीं लेना है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, तो एक आयोग बना दो। तो कई सालों के बाद आयोग अनुशंसा आएगी, अब अनुशंसा का आप पालन करें न करें, अनुशंसा का पालन करना आवश्यक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं प्रकाश पंत जी। फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स, ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है? राजनीति जो ना कराए सो थोड़ा है, जो कहे चाहे तो कीजिए, लेकिन कम से कम कानून, जनता के पैसे, अगर इसको थोड़ा सा दूर रखा जाए तो क्या ये अच्छी दशा नहीं हो सकती? क्या ये इसको हम काबिले तारीफ नहीं कह सकते? देखिए अतुल जी, जहां तक ये विषय जो आपने आज ये चर्चा में उठाया है, इस पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 2007 में जब हमारी सरकार आई थी और वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, इस दौरान अनेकों विषय समय समय पर हम लोग विधानसभा सदन के अंतर्गत उठाते रहते थे, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। 2007 में जब मार्च 2007 में हम सत्ता में आए और उसके बाद से लेकर के हमको ऐसे 55 प्रतिवाद प्राप्त हुए, परिवाद प्राप्त हुए, जिन परिवादों में ये सुस्पष्ट आरोप लगाए गए थे कि इस तरह का कदाचार किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। और इसको देखते हुए हमारे लिए ये आवश्यक हो गया था कि इन सारे प्रकरणों की जांच कराई जाए और जांच कराने के पश्चात उचित कार्रवाई की जाए। और आपने अभी ये जानकारी भी दी कि ए.एन. वर्मा, जस्टिस ए.एन. वर्मा की अध्यक्षता का एकल सदस्यीय आयोग का गठन 5 सितंबर 2007 को किया गया। और इस 5 सितंबर 2007 को जो आयोग गठित हुआ, दुर्भाग्य से समय समय पर जो 3 बार आयोग बदलने पड़े। 10 नवंबर 2007 को गठन हुआ था। 10 नवंबर 2007 इनको बदलने का कारण रहा क्योंकि उनका निधन होता रहा और उसके चलते हुए ये कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाए। और 14 सितंबर 2010 को जो जस्टिस बीसी कांडपाल जी ने अपना काम प्रारंभ किया और उस 14 सितंबर 2010 को जब इन्होंने इन 55 परिवादों में से 68 मामले इनके बने और उन 68 मामलों पर इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की
और आपको ये जानकारी देना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इन 68 प्रकरणों को जब जस्टिस कांडपाल जी ने सरकार को सौंपा था तो 17 ऐसे प्रकरण निकले जो गंभीर तरह के दोषियों के प्रकरण थे। और आपको मैं ये जानकारी आपके चैनल के माध्यम से जनता को देना चाहूंगा कि उसी समय हमको ये महसूस हुआ कि हम इसको विजिलेंस को तो सौंप रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जांच आयोग के माध्यम से जब कोई विषय सरकार को अनुशंसा उसकी प्राप्त होती तो उस पर कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो पाती। इस बात को हमने